हेलो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉज के ऊपर। एक न्यूज आती है हाल ही में, न्यूक्लियर लायबिलिटी इश्यूज नॉट येट रिजॉल्व्ड ओवर जैतापुर प्रोजेक्ट। और ये कौन कहता है? ईडीएफ। इट इज अ फ्रेंच कंपनी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर जनरेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए इसमें सबसे पहले जान लेते हैं जैतापुर है कहाँ। जैतापुर है महाराष्ट्र में। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट प्लान किया था, लेकिन ये ऑलरेडी डिले हो चुका है ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा से। इसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉज। अब न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉज होते क्या हैं? न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉज वो लॉज होते हैं जो कॉम्पेंसेशन इंश्योर करते हैं अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो। अब इंडिया के केस में अगर आप बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉम्पेंसेशन एक्ट है, लायबिलिटी एक्ट है, वो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ये इसका नाम है। अब अगर इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करें तो यहाँ पे दो कन्वेंशंस आते हैं। पहला वियना कन्वेंशन, दूसरा सीएससी कन्वेंशन जो है 1997 में प्लान किया गया था और इंडिया ने इसे रेटिफाई किया 2016 में। अब इंडिया के केस में CLNDA की अगर हम बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव था एक कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना for the victims of the nuclear accident. Secondly, to specify the authorities for assessing and awarding the compensation. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑपरेटर्स लायबिलिटी फॉर द ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है? इंडिया के केस में जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनका ऑपरेटर इज NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसी को हम ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर की लायबिलिटी जो है इस एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है। किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है, ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल विदाउट एनी लीनियंसी। अब इस एक्ट में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है ऑपरेटर विल हैव टू पे 1500 करोड़ रुपीज एज कॉम्पेंसेशन। और ये लायबिलिटी ऑपरेटर को कंप्लीट करनी होगी, फिनिश करनी होगी, चाहे वो इंश्योरेंस से करनी पड़े या किसी और फाइनेंशियल रास्ते से। इसके बाद अगर 1500 करोड़ क्रॉस होता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप इन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कितना पे कर सकती है? 300 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इससे ऊपर नहीं, ये लिमिट है और ये एक्ट डिफाइन करता है। अब यहाँ एक और क्लॉज अगर हम जाने, सप्लायर्स लायबिलिटी क्लॉज। सप्लायर यानी जो भी टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो भी टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और उसे अगर कोई सप्लाई करता है तो वही सप्लायर है। फॉर एग्जांपल जैतापुर के केस में EDF इज द सप्लायर। EDF जो फ्रेंच कंपनी है ये टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगी, ये सप्लायर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सप्लायर का भी एक लायबिलिटी क्लॉज है। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लायर्स क्लॉज CLNDA में ऐड कर दिया था ऑलरेडी। ये आया 2010 में, लेकिन गवर्नमेंट ने 1984 के जो इंसिडेंट से एक सीख ले ली थी, क्योंकि 1984 का जो एक्सीडेंट था वो फॉल्टी इक्विपमेंट्स के कारण से हुआ था। तो ये जो हमारे लिए एक लेसन था 1984 का एक्सीडेंट, इसलिए सप्लायर्स लायबिलिटी क्लॉज भी इसमें ऐड किया गया। अब इस क्लॉज की सबसे खास बात यह है कि सप्लायर अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो सप्लायर्स को भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और सप्लायर्स को भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप EDF का स्टेटमेंट देखेंगे तो मैंने आपको बताया EDF इज सप्लायर ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर आप यहां देखेंगे इस वाले पॉइंट में क्लियरली बताया गया है कि अगर सप्लायर कोई फॉल्टी इक्विपमेंट या फिर सब स्टैंडर्ड सर्विसेज या फिर उनके पार्ट पर अगर कोई भी गलती होगी तो उन्हें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा एंड दे हैव टू पार्टिसिपेट। आइए अब इश्यूज को डिस्कस करते हैं। सप्लायर्स लायबिलिटी क्लॉज का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, क्यों इससे प्रॉब्लम अराइज होते हैं? पहली बात, फॉरेन और डोमेस्टिक सप्लायर्स दूर हो जाते हैं। अगर आप रेशो देखेंगे टेक्नोलॉजी में फेलियर का तो 99%, 98%, 97%, इससे ज्यादा कोई गारंटी नहीं दे सकता। 100% की गारंटी आपको नहीं मिल सकती कि टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ है। अगर 1% भी किसी तरह का एरर होता है, कोई मिस्टेक होती है, कोई फॉल्ट निकलता है, सप्लायर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट। क्योंकि न्यूक्लियर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक छोटी सी गलती भी शायद एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसीलिए फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक सप्लायर्स स्टे अवे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं। दूसरा, सप्लायर्स आर वल्नरेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑपरेटर्स के लिए 1500 करोड़ की लिमिट है और गवर्नमेंट के लिए 300 मिलियन SDR।
लेकिन सप्लायर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। सप्लायर्स को एज इन कितना भी पैसा देना पड़ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्रिमिनल लायबिलिटी भी इनके ऊपर लगाई जा सकती है। लॉ में कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि क्रिमिनल लायबिलिटी इन पर नहीं लगेगी अगर सप्लायर के एंड पे कोई फॉल्ट होता है तो। अब अदर इश्यूज की बात करें इस एक्ट की, सबसे पहले मॉनेटरी कैपिंग। मॉनेटरी कैपिंग आपने देखा कि गवर्नमेंट एज वेल एज ऑपरेटर के ऊपर मॉनेटरी कैपिंग है। अगर एक्सीडेंट इससे ज्यादा लॉस देता है विक्टिम्स को, हु विल पे दैट? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अगला, बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एनपीसीआईएल सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया के उनका ऑपरेटर है, और एनपीसीआईएल इज अ पीएसयू, मीन्स गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर ये ऑपरेटर है और किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो आपने पढ़ा ऑपरेटर हैज टू पे ऑलमोस्ट 1500 करोड़, और इतने के लिए गवर्नमेंट कैन नॉट स्टेप इन। इससे ऊपर अगर जाता है कॉम्पेंसेशन अमाउंट, देन ओनली गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। लेकिन एनपीसीआईएल तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट का ही पैसा है ना ये भी, तो इनडायरेक्टली तो आप टैक्स पेयर्स का ही पैसा यूज कर रहे हैं। दैट्स हाउ बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। अगला पॉइंट अगर इसका देखें, नेग्लेक्ट ऑफ एडिशनल कॉस्ट्स। एडिशनल कॉस्ट्स एज इन बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल डिस्पोजल, क्लीनिंग, और भी अदर कॉस्ट हैं विच आर नॉट कवर्ड इन दिस एक्ट। अब अगर आप देखेंगे तो एडिशनल कॉस्ट कौन बेयर करेगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट इट। लास्टली, नो फॉरेन जुरिसडिक्शन। इंडिया के केस में बहुत सारे फॉरेन सप्लायर्स भी हैं, और इंडिया फॉरेन कोर्ट में किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं सीख कर सकता। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लॉ तो डोमेस्टिक है ना। अब इतने सारे इश्यूज के बाद अगर हम बात करें कि ईडीएफ के साथ में क्या इशू आ रहा था, तो आप समझ गए होंगे कि ईडीएफ के साथ में सबसे पहला इशू आ रहा था। ईडीएफ इज, जो फ्रेंच कंपनी है, टेक्नोलॉजी सप्लायर है। ये हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सप्लायर का रोल आप वहाँ टैग कर सकते हैं। और सप्लायर्स का जो लायबिलिटी है, आपने देखा कि कोई लिमिट नहीं है, उनके ऊपर कितना भी कॉम्पनसेशन लगाया जा सकता है। न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉस पे अभी तक कोई डिस्कशन या कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल के आया है। दैट्स वाई जैतापुर का जो प्रोजेक्ट है अभी भी सफर कर रहा है, और अभी भी उसमें 10 साल से भी ज्यादा डिले ऑलरेडी हो चुका है, और कितना डिले होगा ये नहीं पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जुड़े रहिए प्रतियोगिता दर्पण के साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।